हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं धातुओं का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये आपके धातु प्राप्त करने का लास्ट स्टेप है। जैसा कि आपको धातु कर्म का प्रोसेस पता है, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। हमने अयस्क का सांद्रण देखा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने देखा था धातु का निष्कर्षण, और तीसरा जो स्टेप है वो है धातु का शोधन। ठीक है, तो जो हमें धातु के निष्कर्षण से जो हमें धातु प्राप्त होती है वो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो उन्हीं अशुद्धियों को शुद्ध करके शुद्ध धातु प्राप्त करने हेतु जो धातु का शोधन होता है उसे ही धातुओं का शोधन या फिर धातु का परिष्करण कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? हम कौन से स्टेप में हैं? हम थर्ड स्टेप में हैं। हम करने वाले हैं धातुओं का शोधन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो निष्कर्षण से प्राप्त जो हमें धातुएं हैं, ठीक है, जो धातुएं जो निष्कर्षण से प्राप्त है उसमें क्या है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों को दूर करना है तो हम क्या करेंगे, धातुओं का शोधन करेंगे। इसकी दो विधियां हैं। ठीक है, एक है भौतिक विधि और दूसरी है रासायनिक विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक विधि क्या है। पहली है भौतिक विधि। ठीक है, फिजिकल मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें भी हम इसके अंदर भी दो टाइप के पढ़ेंगे। एक होता है द्रवण और दूसरा होता है प्रभाजी क्रिस्टलन। ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विफिकेशन। पहला मेथड क्या है आपका, लिक्विफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रवण। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो टीन, लेड, ऐसी कुछ धातुएं हैं जो क्या होती हैं, बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, हम ऐसी भट्टी में गर्म करते हैं जो मतलब जो ढलान वाली होती है उसमें हम क्या करते हैं, फिर उन धातुओं को गर्म करते हैं और धातुएं जो हैं पिघलकर नीचे मिल जाती है हमें, और जो अशुद्धियां हैं वो उससे अलग हो जाती है। तो ये क्या है, बहुत ही इजी है, द्रवण है ना। इसमें हम क्या करते हैं, परावर्तक भट्टी में इसको गर्म करके धातु पिघलकर नीचे बह जाती है। क्लियर। अब दूसरा जो है वो है जोन शोधन या फिर प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। तो ये ए अगर नाम दे दे तो बी वाला है जोन शोधन, और इसे ही हम क्या कहते हैं, या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण की विधि। ठीक है, भौतिक विधि में हम दूसरी विधि पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या है जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण की विधि। तो इस विधि में क्या करते हैं, जो नॉर्मली जो हम लोगों का जो सिल्वर है, गोल्ड है या प्लेटिनियम है, ठीक है, आदि धातुओं, ये एटसेट्रा, ये जो जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं, इनके शुद्धिकरण के लिए हम क्या करते हैं, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण की विधि अपनाते हैं। क्या करते हैं इस विधि में, तो जो भी आपको धातु प्राप्त हुआ है धातु निष्कर्षण से, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, उसमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। अशुद्धियां उपस्थित होती हैं इसलिए जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है, जो उनका गलनांक है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, वो ठोस की अपेक्षा हमें जो द्रव रहता है ना, लिक्विड फॉर्म में, उसमें ज़्यादा इजीली वो घुलित अवस्था में मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, जो भी आपको धातु मिलेगा उसका आपको क्या, ये ठोस धातु आपको ये इस तरह से है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक ऊष्मक लेना है। कुछ इस तरह से होगा आपका ऊष्मक, पूरा बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका अशुद्ध धातु और ये क्या है आपका ऊष्मक। ठीक है, ऊष्मक क्या करेगा, वो गर्म रहेगा। ठीक है, ऊष्मक हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक पहले पॉइंट से। इस पॉइंट पे क्या होगा, जो धातु है, जो आपकी अशुद्ध धातु, ये क्या है आपका अशुद्ध धातु है जो ठोस अवस्था में है ना,
तो ये जो अशुद्ध धातु है ये आपकी किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। इससे एक सिरे से स्टार्ट होके लास्ट सिरे तक हम पहुंचेंगे। पहले सिरे में क्या है, उसको गर्म कर रहे हैं अपन। गर्म करने के साथ क्या क्या है, जो अशुद्धियां हैं ना वो उष्मक के साथ चिपकते हुए आगे बढ़ जाएंगी, और जैसे ही आगे बढ़ेंगी तो इधर जो धातु जो गर्म था है ना, वो द्रव अवस्था में था, वो क्या हो जाएगा, ठंडा होकर ठोस अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे पहुंचा उष्मक, उष्मक पहुंचा, ये क्या है उष्मक, ठीक है, उष्मक यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर भी जो भी धातु है उसको गर्म करेगा, अशुद्धियों से चिपकेगी, और पुनः फिर ये आगे बढ़कर यहाँ पर जो धातु है वो क्या होगा, वो फिर से क्या होगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा, और वो क्या होगा, इसकी अपेक्षा शुद्ध होगा। इस तरह से इस प्रोसेस को बार बार करने से, ठीक है, ये जो जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण की विधि है, इस प्रोसेस को बार बार करने से बहुत अधिक तक हम शुद्ध मात्रा में क्या है, धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आपका जोन शोधन या फिर प्रभाजी क्रिस्टलीकरण की विधि। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। ये वृत्ताकार उष्मक है, ये आपका शुद्ध धातु जो भी ठोस अवस्था में है उसको एक सिरे से गर्म करके आप दूसरे सिरे तक आएंगे, फिर इसको यही प्रोसेस आप करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार बार ये प्रोसेस करने पर जो आपको अधिक से अधिक जो है शुद्ध धातु जो है वो आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो धातुओं के शोधन में हमने पहली विधि देख ली है, भौतिक विधि। ठीक है, इसका पहला है द्रवण और दूसरा है जोन शोधन या फिर प्रभाजी क्रिस्टलीकरण की विधि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट है आपकी रासायनिक विधि। दूसरे नंबर पे हम क्या देखने वाले हैं, रासायनिक विधि। ठीक है, तो रासायनिक विधियां या फिर केमिकल मेथड्स क्या है देखते हैं। रासायनिक विधि या फिर केमिकल मेथड, इसमें क्या करेंगे हम लोग, विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटन विधि क्या होती है, इसमें जिस धातु को आपको शोधन करना है, जिस धातु का आपको परिष्करण करना है, उस धातु को आप क्या करेंगे, उस जो अशुद्ध धातु है आपकी, सपोज एग्जांपल लेते हैं कॉपर का। ठीक है, कॉपर आपका एक अशुद्ध धातु है। ठीक है, आपको धातु निष्कर्षण से मिला है, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जो कॉपर आपको अशुद्ध धातु के रूप में प्राप्त हुआ है, आपको उसको विद्युत अपघटन विधि से उसको क्या करना है, आपको उसको शुद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बीकर ले लीजिए और इसमें जो अशुद्ध धातु है ना, कॉपर जो आपको धातु निष्कर्षण से मिला होगा, उसको आप क्या करेंगे, उसका एक मोटा एनोड लेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका एनोड। ठीक है, कॉपर का ही। और शुद्ध धातु, अगर आपके पास कॉपर का कोई शुद्ध धातु होगा, है ना, उसका क्या लेंगे आप, पतला सा कैथोड बनाएंगे। ठीक है, भले आपको ये अभी मोटा दिख रहा है, चलिए वही काम करते हैं। क्या करेंगे, शुद्ध धातु का पतला सा बोलेंगे अपन। ठीक है, ये दिख रहा है ना अंतर, ये क्या है, एनोड जो अशुद्ध धातु है वो क्या है, मोटी छड़ है, और जो शुद्ध धातु कॉपर है वो क्या है, वो आपको दिख रहा है कि वो क्या है, उसकी हमने पतली छड़ ली हुई है। अब इसमें क्या डालेंगे हम, जो धातु आपको परिष्करण करना है, जिसका शोधन करना है, जिसका प्योरिफिकेशन करना है, उसका ही विलयन लेंगे हम लोग। कॉपर सल्फेट का विलयन है ये, अम्लीकृत। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ जमा लिया है यहाँ पे आपका, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एक कुंजी लगा दीजिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो अशुद्ध धातु वाला एनोड है ना, इससे जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर किस रूप में टूटेगा, कॉपर आप देख पा रहे हैं ये टूटेगा Cu2+ के रूप में, ये यहाँ से अलग होते जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होते जाएगी। तो ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे क्या हो रहा है,
जैसा कि आपको पता है कि विद्युत अपघटन में क्या होता है, आयंस के रूप में टूटते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर आयन इससे अलग हो गया। अब ये जो कॉपर आयन अलग हुआ, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये कैथोड के पास जाके चिपकेगा। ठीक है, तो ये जो कॉपर आयन है ये क्या होगा, Cu2+ के पास जमा हो जाएगा। इसी तरह से जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, वो जो अशुद्धियां हैं वो क्या होगी, इस विलयन में क्या होती जाएंगी, नीचे की ओर। ये तो घुलनशील है नहीं, उसमें घुलेगा नहीं। जो अशुद्धियां हैं वो क्या होगी, इधर एनोड पंख के रूप में जमा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो जो एनोड है ना, ये जो एनोड है इससे धातु निकलते जा रही है, और वो जमा कहाँ पर हो रही है, वो जमा हो रही है यहाँ कैथोड के पास। तो आप ओवरऑल जो डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा, ये जो कैथोड वाला धातु है ये मोटा होगा, और ये जो एनोड वाला जो धातु आपने अशुद्ध धातु लिया था वो क्या हो गया है, अब पतला हो गया है, क्योंकि ये जो धातु है विद्युत अपघटन की वजह से इससे कॉपर आयन निकलते जा रहा है, और यहाँ पर ये जो है कॉपर आयन ये इसमें जमता जा रहा है, और यहाँ पे जो अशुद्धियां हैं वो आपको एनोड पंख के रूप में नजर आएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर कैथोड, जो आपका कैथोड है वहां पर आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका कॉपर धातु। क्लियर हुआ, रासायनिक विधि क्या है इसमें, आपको कुछ इस तरह का एक वो लेना है। ठीक है, और इस प्रोसेस को करना है। क्लियर, इसी प्रोसेस के लिए आपके लिए बुक में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, सेम आपको यही करना है। कॉपर का जो एक अशुद्ध धातु उसका एक मोटा छड़ लेना है आपको, और कॉपर की एक पतली छड़ लेनी है, उसको कैथोड बना दीजिए, जो मोटा है उसको एनोड बना दीजिए। ठीक है, ऐसे ही कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए और उसको बैटरी से कनेक्ट करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कीजिए। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि जो मोटा वाला है ना शुद्ध धातु से इलेक्ट्रोड जो कॉपर है वो किसमें कंटिन्यूसली उसमें जमा होते जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल घर पे कर सकते हैं। तो ये है आपकी रासायनिक विधि। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, और इस विधि का प्रयोग हम लोग किसमें किसमें कर सकते हैं, जिंक में कर सकते हैं, क्रोमियम में कर सकते हैं, कॉपर में और निकेल में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इस विधि का प्रयोग जिंक, क्रोमियम, कॉपर या निकेल, इसी तरह से व्यवस्था बनाकर आप इनका भी क्या कर सकते हैं, आप जिंक इन धातुओं का भी क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है धातुओं का शोधन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने जो पूरा पढ़ा है ना अयस्क में, स्टार्टिंग से लेके पूरा धातु कर्म का जो प्रोसेस है, चलिए उसे एक टेबल या ग्राफ के रूप में हम जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें मिला अयस्क। ठीक है, अयस्क आपको मिल गया। ठीक है, जो अयस्क आपको मिला था, आपने क्या किया, उस अयस्क का सांद्रण किया। हमने पढ़ा था ना मेथड, गुरुत्वीय विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झागोत्प्लावन विधि। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अयस्क का सांद्रण कर रहे हैं हम। ठीक है, सांद्रण करने के बाद हमने क्या किया, धातु का निष्कर्षण किया। ठीक है, इस निष्कर्षण को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया था। ठीक है, कैसे, एक उच्च अभिक्रियाशील जो धातु है, उच्च अभिक्रियाशील धातु, ठीक, उसके बाद हमें क्या मिला था, मध्यम अभिक्रियाशील धातु मिली थी, है ना, और फिर सबसे कम निम्न अभिक्रियाशील। क्लियर, अब इसके बाद क्या किया हमने, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना, जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो इनका किस मेथड से हम करेंगे, विद्युत अपघटन विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि से कर देंगे, और हमें क्या हो जाएगा, हमें धातु
प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। और वही जब हम बात करें जो मध्यम मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं, ठीक है, उनका हम लोगों ने दो टाइप के अयस्क अगर हम देखें तो हमें एक मिलता है कार्बोनेट अयस्क, है ना, और एक टाइप का मिलता है हमें सल्फाइड अयस्क। तो जो कार्बोनेट अयस्क होते थे उनको हम निस्तापन विधि से, और जो सल्फाइड अयस्क होते थे उनको हम भर्जन विधि से, इनका क्या प्राप्त करते थे, धातु के ऑक्साइड, है ना। क्या मिलता था हमें, धातु के ऑक्साइड, ठीक है। ये जो धातु के ऑक्साइड हमें मिलते थे, फिर हम क्या करते थे, धातु का अपचयन, है ना, हमने किया था धातु का अपचयन कार्बन अपचयन विधि, रासायनिक अपचयन विधि के माध्यम से, और शोधन के माध्यम से फिर हमें क्या मिल जाती है, हमें हमारी धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे धातु का शोधन भी लिख लेते हैं, धातु का शोधन होगा और हमारी धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद अगर निम्न अभिक्रियाशील धातु की बात की, जैसे Ag, Au, प्लेटिनियम, तो इसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क मिला, क्लियर। सल्फाइड अयस्क को किससे करते हैं, भर्जन से, भर्जन हुआ इसका, भर्जन के बाद क्या करते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में मिला, ठीक है। अब वो जो धातु है इसका हम शोधन करेंगे या फिर परिष्करण, है ना, भौतिक विधि से हमने किया ना परिष्करण। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा, ठीक है, हमने क्या देखा कि जो अयस्क है वो अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर निष्कर्षण, तो निष्कर्षण भी हम इसमें तीन टाइप देख रहे हैं कि उच्च अभिक्रियाशील धातु है, फिर मध्यम अभिक्रियाशील, फिर निम्न अभिक्रियाशील, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो उच्च अभिक्रिया है उसका विद्युत अपघटन से निपटारा कर दिए, जो मध्यम अभिक्रिया उसमें दो टाइप के हमें देखने को मिले, एक तो है आपका कार्बोनेट और दूसरा है सल्फाइड अयस्क, ठीक है। तो कार्बोनेट वाले को निस्तापन विधि से हम उसको ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और जो सल्फाइड है उसका भर्जन विधि से, ठीक है। उससे क्या मिलता था, हमको धातु का ऑक्साइड मिलता था, फिर हम क्या करते थे, धातु का अपचयन और फिर धातु का शोधन और हमें धातु मिल जाती थी। उसी तरह से अगर निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु का अगर करना है तो सल्फाइड अयस्क है उसका भर्जन कर दीजिए, धातु और परिष्करण। तो ये जो ओवरऑल जो ये आपका पूरा हमने ये क्या देखा, ये है आपका पूरा धातु कर्म का प्रोसेस। अगर आपने पूरी क्लासेस देखी है अच्छे से और ये प्रोसेस आपको पता है पूरा, ठीक है, तो आपने क्या समझ लिया कि धातु कर्म में क्या होता है, ठीक है। जो आपका सांद्रण पहला स्टेप, ये जो निष्कर्षण है ये दूसरा स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण दूसरा स्टेप है, और लास्ट में आपको दिख रहा है धातु का अपचयन हो गया है, यही क्या है, इसका तीसरा स्टेप है। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट किया कि धातु कर्म किस प्रकार से होता है। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो है आयरन के ऑक्साइड के अयस्कों के नाम लिखना है, ठीक है, और सूत्र सहित लिखना है। तो मैंने तो आपको बताया है कि आयरन के हमने क्या क्या देखा, ऑक्साइड में देखा था हेमेटाइट और एक क्या देखा था, मैग्नेटाइट। क्लियर। तो हेमेटाइट किसको बोलते हैं, Fe2O3 को, और मैग्नेटाइट किसे कहते हैं, Fe3O4 को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फाइड अयस्कों को किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो ये जब हम अयस्क का सांद्रण कर रहे थे तो मैंने बताया था जो कार्बोनेट और ऑक्साइड वाले होंगे उनको किससे करेंगे, उनको करेंगे हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। चुंबकीय पृथक्करण विधि से किसको करते हैं, उससे करते हैं हम जिसमें चुंबकीय मात्रा शुद्धि पदार्थ उपस्थित हो। और जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं उनको हम करते हैं झाग उत्प्लावन विधि, है ना, जिसे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। तो ये क्या है, झाग उत्प्लावन विधि।
क्लियर हो गया ये भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम धातुओं का जो अपघटन है वो विद्युत अपघटन मेथड से ही क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम, विद्युत अपघटन से ही इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं और हम इजीली इसको धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपके बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किया। हमने धातु कर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट की क्लास में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।